प्रिय विद्यार्थियों, यूपीएससी 2025 के प्रश्न पत्रों को हल करते हुए पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को हल किया था। आज हम पहुंच गए हैं अब एनवायरमेंट और इकोनॉमी के प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री account for more than 5% of global carbon emission। मैंने आपको पहले ही बताया था कार्बन एमिशन और उसका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कैसे कम करना, यही सब पर्यावरण के प्रश्न रहेंगे। एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है वो ग्लोबल कार्बन एमिशन में 5% योगदान दे रही है। और कॉमन सेंस लगा के सोचेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो 5% कार्बन एमिशन में योगदान दे रही होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट पर आइए, सिलिका बीयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो सिलिका बीयरिंग क्ले को रेत युक्त मिट्टी समझ सकते हैं, उसको हम लाइमस्टोन के साथ मिक्स करते हैं सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया में। केमिस्ट्री का नॉलेज आपको थोड़ा ना थोड़ा होगा, बिल्कुल ऐसा होता है, सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम, लाइमस्टोन जो होता है वो लाइम में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्लिंकर बनता है उस प्रक्रिया में लाइमस्टोन लाइम में कन्वर्ट होता है। और ये जो जितनी प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं सभी प्रक्रियाएं सही हैं, और इसी के कारण क्या होता है, जब आप केमिकल फार्मूला जानेंगे तो इन्हीं के कारण फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा जो इन्वायरमेंट में जाएगा, और सीमेंट इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड और थर्ड जो है उससे रिलेटेड है। तो देखिए, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो घबराना नहीं है, सोचना है, समझना है, पढ़ाई तो आप करेंगे ही इस फील्ड में। अब आइए फिर से, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। इंडिया ने क्लाइमेट और हेल्थ के डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था। ये एक बड़ा घटनाक्रम था और रहेगा ही। विकसित और विकासशील देशों के बीच का ये विवाद एक लंबा मुद्दा है। हमने नहीं किया था उस डिक्लेरेशन पे साइन। क्यों नहीं किया था, कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। द COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। ये एक बाध्यकारी घोषणा थी। एंड इफ साइंड, और यदि इसमें साइन किया जाता, इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। इससे हेल्थ सेक्टर को हमें डिकार्बोनाइज करना पड़ता। अब हेल्थ सेक्टर को डिकार्बोनाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि हेल्थ की जरूरतों से वो जुड़ा है। हम उसमें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारी गरीब जनता तक हेल्थ सुविधाओं को पहुंचाने में दिक्कत आएगी। बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, रेफ्रिजरेशन की ही एक प्रक्रिया है जिसमें भी हम डिकार्बोनाइजेशन पर नहीं पहुंच सकते। दवाइयों को हमको रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस से मतलब रेफ्रिजरेशन या शीतलन की स्थिति में रखना पड़ता है। बहुत सी बातें हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई। इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज्ड, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कंप्रोमाइज्ड। और यदि हम हेल्थ सेक्टर को डिकार्बोनाइज करेंगे तो हमको हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मुझको तो पिछले स्टेटमेंट की तरह यहां पर भी पहला, दूसरा, तीसरा इंटर रिलेटेड लग रहा है। यद्यपि कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है और दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करता है, लेकिन मुझको लगता है बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट। आप अपनी राय दीजिए। हाँ, अब आप इस समझ रहे हैं प्रश्नों का ट्रेंड। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, उससे क्वेश्चन आ रहा है। COP28, उससे क्वेश्चन आ रहा है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस in Earth rotation and axis
पृथ्वी के घूमने में जो रोटेट कर रही है उसमें एक शिफ्ट देखने को आ रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आप यदि जागरूकता से सुनते होंगे समाचारों को, तो ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी के घूमने की गति भी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा डैम बना दिया गया है चाइना के द्वारा। ये आपने कभी न कभी सुना होगा। यानी हम पृथ्वी के जल संसाधन में किसी भी प्रकार से छेड़खानी करेंगे तो उससे पृथ्वी के रोटेशन पे भी फर्क पड़ सकता है, और उसके एक्सिस पे भी क्या हो सकता है, फर्क पड़ सकता है। यानी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट a shift is taking place in the earth rotation and axis। अब स्टेटमेंट फर्स्ट, इसका एक कारण ये बताएगा, सोलार फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन bombard the earth outermost atmosphere with tremendous amount of energy। तो सोलार फ्लेयर्स मतलब सूर्य से बहुत जब तेज ऊर्जा आएगी पृथ्वी की ओर, सहसा बढ़ती है वो गर्मी, तो उससे क्या होगा, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी पृथ्वी की ओर आएगी। ये दूसरा स्टेटमेंट है। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। और जब ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो ध्रुवों की बर्फ किधर आएगी, पिघल करके, ध्रुवों की बर्फ पिघल करके इक्वेटर की तरफ आएगी। मतलब क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो वाटर स्ट्रक्चर है, पृथ्वी का जो वाटर बैलेंस है, वो इन घटनाओं से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो पृथ्वी का एक्सिस वाटर इनबैलेंस के कारण प्रभावित होगा, और वाटर इनबैलेंस का कारण सोलार फ्लेयर्स है। तो पहले स्टेटमेंट को तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, और तीसरे का कारण दूसरा है। तो ऐसे कंडीशन में बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट से दोनों में से एक रिलेटेड है, यानी तीसरा जो हो सकता है फर्स्ट से रिलेट हो, तो तीसरे का रिलेशन दूसरे से है। इस तरीके का इसमें बन रहा है। तो यहां पर भी देखिए, पर्यावरणीय चिंताएं, ये क्वेश्चन का ट्रेंड है, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा। फिर से देखिए, एक स्टेटमेंट आया, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज is frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल 6 किससे जुड़ा हुआ है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट। ये आर्टिकल 6 जो है कार्बन मार्केट के प्रिंसिपल्स को निर्धारित करता है। अब आप देखिए कार्बन मार्केट क्या है, जरूर पढ़िएगा। जिसको भी कार्बन मार्केट पता है वो क्या करेगा, कमेंट भी करेगा। ये आपके ज्ञान को बढ़ाने का जरिया ही है, यदि आप अभी अवेयर नहीं हुए हैं इन चीजों से। तो कार्बन स्टॉक और कार्बन मार्केट मतलब हमारे कार्बन एमिशन की क्या होती है, लिमिट होती है। और यदि हम कार्बन एमिशन अपनी लिमिट से ज्यादा करना चाहेंगे तो हमें दूसरे देशों से क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, उस लिमिट से अधिक के लिए मदद लेनी पड़ती है दूसरे देशों से। तो ये सब पेरिस एग्रीमेंट में था। ये पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाने वाला एक प्रभावी उपाय था कि कार्बन एमिशन की सीमा निर्धारित की गई है। क्या होती है देखिएगा, वो आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। तो इस तरीके से जब हम कार्बन का उत्सर्जन है उससे एक से दूसरे देशों का संबंध जोड़ते हैं, तो वो इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज को बढ़ावा देगा। मतलब क्या हो रहा है, यदि मुझे अपनी निर्धारित सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करनी है तो मैं किसी दूसरे देश की सीमा का क्या करूंगा, उसके साथ रिलेशंस के माध्यम से उपयोग करूंगा। तो कार्बन एमिशन को लेकर के क्या विश्व स्तर पर मानदंड तय किए गए हैं, कार्बन उत्सर्जन क्या होता है, आप जरूर तैयार करें। और यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या लग रहे हैं, करेक्ट लग रहे हैं। देखिए आंसर भी देगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, both statement second and third are correct and both explain
स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी पहले स्टेटमेंट से ही दूसरा और तीसरा है, और दूसरे और तीसरे मिल करके किसकी व्याख्या कर रहे हैं? पहले स्टेटमेंट की। हाँ, आप अभी प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो कार्बन इमिशन के बारे में आपको होमवर्क करने की जरूरत है। अब ये सरल सा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब। नेचर सोल्यूशन ना प्रकृति से जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, कहां पर? फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो ये जिम्मेदारी उठाई थी एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को यूनिसेफ हो गया, इनसे संबंधित सभी गतिविधियों को आप पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसका साइंस और इन्वायरमेंट स्ट्रांग होगा या जो कॉमन सेंस लगाएगा उससे जरूर बनेगा। विच रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। किस संदर्भ में? डायरेक्ट एयर कैप्चर के संदर्भ में। अब आप डायरेक्ट एयर कैप्चर को समझने का प्रयास करें। यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको कम करने के लिए उसको कैप्चर कर लिया जाएगा। एक सरल तरीके से मैं समझा रहा हूं, ये क्या हो गया? डायरेक्ट एयर कैप्चर, यानी पॉल्यूशन कम करने का एक उपाय। तो विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, क्या है डायरेक्ट एयर कैप्चर? एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन को वातावरण से बाहर करने की ये एक टेक्नोलॉजी हो सकती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण में और प्लास्टिक प्रोडक्शन में इसको हम यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनके कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को हम डायरेक्ट एयर कैप्चर के माध्यम से कम करेंगे। इन एविएशन, एविएशन के फील्ड में, उड्डयन के फील्ड में, इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। तो कॉमन सेंस है, यदि कार्बन को हम हाइड्रोजन से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे तो फ्यूल तो बनेगा ही। जब भी आप कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ेंगे, आपकी कार्बनिक केमिस्ट्री का आधार ही है। चाहे पेट्रोलियम की बात करें, चाहे किसी भी फ्यूल की बात करें, हाइड्रोकार्बन ही है सब। तो हाइड्रोजन और कार्बन, हम कार्बन को एयर से कैप्चर करेंगे, फिर उसको हम हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करेंगे तो हम लो कार्बन फ्यूल बना सकते हैं। तो कॉमन सेंस से बार बार यदि आप चिंतन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ये है रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, जिसको गुटी टेरेंटुला कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये पीकॉक टेरेंटुला, गुटी टेरेंटुला क्या है? परीक्षा हाल में आने के बाद तो सरल लगने लगता है, लेकिन परीक्षा में आने से पहले भी सरल है। जब भी कोई प्रजाति विलुप्त होने की श्रेणी में आएगी, जिसको लेकर के चिंता होगी, तो यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा। कभी कछुओं की प्रजाति ओलाइव रिडले को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन करता था। अभी उसने किसको? पीकॉक टेरेंटुला को लेकर के क्वेश्चन किया है, क्योंकि विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में वो पहुंच रहा है। अब इसको आप जरूर गूगल करके देखिएगा। इस शब्द को लिखेंगे, इस पे पीकॉक शब्द है, पीकॉक का मतलब मोर है। तो ये मकड़ी जैसा एक जीव है, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। आर्थ्रोपोडा आप समझते होंगे, जुलॉजी में सबसे बड़ा वो ग्रुप बनाता है, कीड़े, कीट वर्ग उसमें आता है। ये मछली बोलता हूँ, मोर जैसे यानी कलर का मकड़ी जैसा जीव आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं पीकॉक टेरेंटुला। तो ये ऐसी प्रजातियों में आ रहा है भाई, जो विलुप्ति की तरफ जा रही है। अब इसके बारे में पहला है, इट इज एन ओमनीवेरस क्रस्टेशियन, मतलब ये ओमनीवेरस है, कुछ भी खा लेगा, सर्वभक्षी है। इट्स नेचुरल हैबिटेट्स इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया, और इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो सम फॉरेस्ट एरिया में लिमिटेड है, कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। तो ये पहला और दूसरा ना एक साथ नहीं हो सकेगा। यदि कोई भी प्रजाति विशिष्ट जंगली क्षेत्र में, विशिष्ट क्षेत्रों में लिमिटेड रहेगी, तो वो ओमनीवेरस होने का उसका चांस कम हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही क्षेत्र में अपना विकास करेगी जहां पर उसके लायक खाद्य सामग्री हो। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज अ आर्बोरियल स्पीसीज, ये आर्बोरियल स्पीसीज है, वृक्षों से संबंधित है, वृक्ष पर निवास करने वाली स्पीसीज है। तो ये एक प्रश्न तो काफी टेक्निकल हो गया, आप यदि पीकॉक टेरेंटुला के बारे में जानेंगे तभी बना पाएंगे, पर पीकॉक टेरेंटुला के बारे में इतना विस्तार से आपको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में है।
अब इसमें आ जाएगा सेकंड और थर्ड करेक्ट है, मतलब ये ओमनीवेरस नहीं है। तो ऐसी अन्य प्रजातियों के बारे में भी अब अपना क्या करें, आप ज्ञान बढ़ाना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 TCO पर कैपिटा। तो 0.5 टन से हमारा कार्बन एमिशन कम, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम है, इंडिया का बोल रहा है। तो इतना बड़ा देश है, 0.5% से भी कम रहेगा क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन? चलिए, आपको नहीं है आइडिया, स्टेटमेंट नंबर 2 पर आते हैं। इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंब्यूशन, इंडिया रैंक्स सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। हम एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो यदि हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं तो मतलब गलत चीज में आ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण के फील्ड में हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के फील्ड में आ रहे हैं। तो क्या हम केवल 0.5% से लेस एमिशन करेंगे? दोनों कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। और आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं पहले नंबर पे चाइना होगा, दूसरे नंबर पे हम हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, उसके रिगार्डिंग फर्स्ट क्या हो जा रहा है, इनकरेक्ट हो जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया। निश्चित रूप से, क्यों धुआं निकलेगा भैया, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड आएगा? बिजली बनाएंगे तो आएगा, गर्मी के लिए कोई भी काम करेंगे तो आएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट लग रहा है, सेकंड और थर्ड, पहला गलत लग रहा है। देखिए आंसर है सेकंड एंड थर्ड ओनली करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये फिर जो व्यक्ति ध्यान से नहीं पढ़ता है, यूपीएससी से घबराता है, उसको लगता है मैं क्या क्या पढ़ूं। अब यहाँ पर एक तरफ कसावा लिखा है, फिर जिंजर लिखा है, फिर मलाबार स्पिनेच लिखा है, मिंट लिखा है, पपाया लिखा है। क्यों लिख रहा है इन पौधों के बारे में? ये सभी औषधीय वृक्ष हैं, यानी पर्यावरण का एक प्यारा पोर्शन है। अब जैसे आपने जिंजर तो सुना होगा, अदरक। अदरक क्या है? मतलब आप एक चीज तो जरूर तैयार कीजिएगा बॉटनी में, किस पौधे का कौन सा पार्ट खाने के लिए यूज होता है। जैसे लौंग में हम क्या खाते हैं? पुष्प कलिका, मतलब जो कली है उसको हम खा रहे हैं। तो किसी में हम बीज खाते हैं। हल्दी में हम क्या खाते हैं? या हम अदरक में कौन सा पार्ट खा रहे हैं? तो ये तना नहीं है, ये क्या है? प्रकंद है। बॉटनी में आप थोड़ा सा जाएंगे तो समझेंगे औषधि वृक्षों को लेकर के। तो जिंजर जो है वो एक तो जड़ है, ऐसे लगेगा जमीन के नीचे से जो निकल रहा है वो जड़ हो जाएगा हमारे अनुसार। तो जड़ और तना और प्रकंद तीनों में अंतर है। किसी किसी पौधे का हम जड़ खाएंगे, किसी पौधे का हम तना खाएंगे, किसी पौधे का हम प्रकंद खाएंगे, जिसको हम सीधा सीधा तना समझ रहे हैं। जैसे सामान्य तौर पर हल्दी, जिसको हम सीधा सीधा जड़ या तना समझ रहे हैं, ना तो जड़ है ना वो तना है, हिंदी में वो प्रकंद कहलाता है। और इंग्लिश में उसको सीडोस्टोम कहेंगे, सीडोस्टेम कहेंगे। तो देखिए जिंजर हर्ब विथ सीडोस्टेम। सीडो मतलब होता है छद्म या आभासी, स्यूडोस्टेम है, वो तना जैसा लग रहा है पर तना नहीं है। तो अदरक का जो पार्ट खाने के काम में आ रहा है, न तो वो जड़ है न तो वो तना है, और शुद्ध हिंदी की भाषा में वो कंद नहीं प्रकंद है। इसीलिए उसको स्टेम यानी ना कह करके क्या कहा जा रहा है? स्यूडोस्टेम। तो जिंजर एक हर्ब है। कैसा हर्ब होता है? स्यूडोस्टेम वाला हर्ब होता है। ये सही तरीके से मिला हुआ है। मलाबार स्पिनेच, अब हम पालक खाते हैं। पालक हमारे लिए बड़ा अच्छा सोर्स है भाई, आयरन का सोर्स है। ठंड के दिन में मिलता है हमको स्पिनेच। सभी पालक की सब्जी खाते होंगे ठंड के दिनों में, पर गर्मी के दिन में हम पालक खाना चाहें तो उसी पालक से मिलता जुलता होता है मलाबार स्पिनेच। और ये मलाबार स्पिनेच क्या करता है? हार्बोरियस क्लिम्बर, ये क्लिम्बर है। क्लिम्बर शब्द किससे बना है? क्लाइंब शब्द से बना है। क्लाइंब यानी चढ़ना। तो कोई भी लता जो होती है वो किसी वृक्ष पर या किसी सहारे पर चढ़ने लगती है। तो ये लता के ऊपर पत्तियां आती हैं, पालक से मिलता जुलता होता है मलाबार स्पिनेच। तो ये भी सही है, ये हार्बेरियस क्लिम्बर है। मिंट का मतलब होता है पुदीना, सरल शब्दों में जानते होंगे। और ये एनुअल श्रब है बोल रहा है, यानी वार्षिक है, इसको वार्षिक श्रब की श्रेणी में ला रहा है। पर ये एनुअल नहीं है, ये 12 मासी है।
अब ये एनुअल और बारहमासी का अंतर कैसे समझेंगे, जब तक आप इन पौधों के बारे में नहीं समझेंगे, बारहमासी किसको कहते हैं, एनुअल किसको कहते हैं, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पर ये क्वेश्चन सामने आ गया, मतलब आप अपने पढ़ाई को क्या प्रदान करें, एक दिशा प्रदान करें। पपाया जो है उडी श्रब है, बिल्कुल सही है। कसावा जो है ये उडी श्रब है, बिल्कुल सही है। मिंट जो है मैच नहीं कर रहा है, मतलब 5 में से 4 मैच कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा वनली 5 में से 3 मैच कर रहे हैं। देखिए मुझसे भी मिस हो रहा है, 5 में से 3, कौन से 2 मैच नहीं कर रहे हैं, अब आप मुझको बताते रहिएगा। इस पर मैंने आपको हिंट देना था, वो दे दिया कि ये प्रश्न अचानक, यूपीएससी के प्रश्नों को समझना ही तो मेन मायने रखता है, ये प्रश्न क्यों टपक गया, तो आप इसका उद्देश्य समझ गए होंगे। तो ये बॉटनी से रिलेटेड प्रश्न है, पर बॉटनी में भी औषधि पौधों से रिलेटेड प्रश्न है, और औषधि पौधों को पूछना ही चाहिए। विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशन, जो सदाबहार वर्षावन है रेन फॉरेस्ट, वो अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं किसकी तुलना में, समुद्र की तुलना में। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, नो डाउट जहां पर पौधे रहेंगे वहां पर ऑक्सीजन रहेगा, पर पृथ्वी का जो अपन पूरा क्षेत्रफल लेते हैं तो उसमें पानी ज्यादा है ना भाई, 2/3 एरिया में समुद्र ही समुद्र है, और बाकी में क्या है फिर, पृथ्वी है, और पृथ्वी के भी एक हिस्से में क्या है, रेन फॉरेस्ट है। तो क्या रेन फॉरेस्ट का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना समुद्र के ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने से ज्यादा हो जाएगा, मुझको तो नहीं लगता होगा। तो मेरे अनुसार तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। मेरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। तो अब देखिए यहां पर जस्ट इसका उल्टा भी दे रहा है कि जो दुनिया का ऑक्सीजन है वो समुद्री क्षेत्र से आ रहा है, किनके माध्यम से आ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन के माध्यम से आ रहा है। तो समुद्री एरिया से आप कमेंट करके बताइएगा फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जो बायो और एनवायरनमेंट के अच्छे विद्यार्थी हैं। फाइटोप्लैंक्टन यदि आप शब्द को रिलेट कर रहे हैं और जो इसको आप मरीन शब्द को रिलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ कभी सही नहीं होंगे। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन इन एटमॉस्फेरिक एयर। अब ये फिर एक खतरनाक सेंटेंस आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है कि जो सी सरफेस है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक एयर की तुलना में। तो तीसरा और पहला मेरे अनुसार से कंट्रोवर्शियल है, दूसरा मेरे अनुसार से सही है। आप इसमें भी अपनी राय दे सकते हैं, जितना ज्यादा चर्चा होता है उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 21 हिस्ट्री का है, कल के हम वीडियो में देख चुके हैं 21, 22, 23, 24, ये सब हम लाइन से हल करते गए थे। हिस्ट्री के प्रश्न के बाद फिर आएगा इकोनॉमी वाला सेक्शन, जिस पर भी हम अभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से इकोनॉमी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, समझिएगा। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्ट, अभी कॉमन सेंस वाला है इकोनॉमी का, ऊपर से शेयर मार्केट से पूछेगा प्रश्न, इन्वेस्टमेंट वाली चीजों से पूछेगा इकोनॉमी में प्रश्न, बजट से पूछेगा इकोनॉमी में प्रश्न, मतलब इकोनॉमी का वो सेक्शन जो बहुधा चर्चा में है। आज शेयर मार्केट है, इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन है, क्यों चर्चा में है, अरे भारत में हर कोई डीमेट अकाउंट खोल रहा है, हर कोई म्यूचुअल फंड में क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, हर कोई शेयर मार्केट में अपना दिमाग लगा करके धन कमाना चाहता है। विज्ञापन भी आप देखते होंगे, मैच देखते देखते म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है आ जाता है, फिर क्रिकेटर लोग उसको प्रमोट करते नजर आते हैं, है ना। कभी रोहित शर्मा जी आ जाते हैं, कभी सचिन पाजी आ जाते हैं, आपका पैसा डूब भी रहा है तो घबराए मत करके, मतलब ये इतना हाईली करंट से जुड़ा चीज है, इसको आपको पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। यूपीएससी आपको मोस्ट अवेयर बना के रखता है, तब आप देश की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में विचार करें, बॉन्ड्स, हेज फंड, स्टॉक और वेंचर कैपिटल। How many of the above are treated as alternative investment fund? अब इन 4 में से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होगा? तो आज आप इन्वेस्टमेंट पे पूरा होमवर्क कर ले तुरंत। अब इसको समझें सिंपल, अल्टरनेटिव स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड बोल दिया यानी मुख्य से हटकर।
तो साधारण तौर पर एक आम आदमी किस में पैसा लगाता है मार्केट में? स्टॉक में लगाएगा, बॉन्ड में लगाएगा। आगे इस पर फिर एक प्रश्न आएगा। अब स्टॉक और बॉन्ड को भी मेरे से आप समझ लें, मुझसे ज्यादा आप इकोनॉमी जानेंगे, विद्वान हो जाएंगे आप मेहनत करेंगे तो। यदि हम कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं तो एक प्रकार से कंपनी में हमने पैसा लगाया, हमने उसका बॉन्ड खरीदा, बदले में कंपनी हमको इंटरेस्ट देगी, यानी हमने पैसा लगाया और कंपनी को हमने उधारी देकर सरल शब्दों में उससे ब्याज पे पैसा कमाने का प्रयास किया। और स्टॉक खरीदा मतलब हम कंपनी के पार्टनर जैसे बन रहे हैं, उसके लाभ हानि में हमारी क्या रहेगी? सहभागिता का भाव रहेगा। तो आप मार्केट में बॉन्ड्स और स्टॉक के माध्यम से सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। तो ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट फंड नहीं होंगे, ये दोनों आपके मेन फंड में आना चाहिए। तो ये दो कट गए तो कितने बचे? हेज फंड बच गया और वेंचर कैपिटल बच गया। तो कुछ लोग मिल करके, अब ये मैं हेज फंड और वेंचर कैपिटल अभी नहीं समझाऊंगा, आप ही समझाएं। ये दो कटेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? ओनली 2। तो जो बचा हुआ है हेज फंड और वेंचर कैपिटल, ये होगा आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Which of the following are the sources of income of Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, वो कैसे इनकम कमाता है, उसके इनकम का सोर्स क्या है? ये प्रश्न है। पहला, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अभी हमने बॉन्ड की चर्चा की थी, कंपनियों का बॉन्ड अलग है, गवर्नमेंट का भी बॉन्ड होता है। उन बॉन्ड को खरीद करके हम पैसा लगा सकते हैं। उस बॉन्ड्स को जारी करेगा रिजर्व बैंक, जारी करेगा और उसको बेचेगा तो उसको इनकम आएगी। पहला स्टेटमेंट सही है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को बेचकर और खरीदकर। तो ये आपको अद्भुत सा काम लग रहा होगा, लेकिन नहीं, रिजर्व बैंक के पास फॉरेन करेंसी रहेगी। और क्या होता है, रुपए का उठना गिरना ऐसा चलते रहता है। अवमूल्यन की बात आप सुने होंगे। तो मार्केट में पैसा लगाते समय एक बात का ध्यान देना रहता है। सिंपल, आप फॉरेन करेंसी में ना जाकर के सोने के संदर्भ में समझ लें। जब सोने का कीमत गिर रहा है भाई, सोना खरीद लो। जब सोने का कीमत बढ़ रहा है भाई, आप सोना बेच दो। तो वैसे यहां पर फॉरेन करेंसी को भी बाई करेगा, सेल करेगा और उससे अर्निंग करेगा। इसलिए पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पेंशन एंड फंड मैनेजमेंट, ये पेंशन वेंशन से रिजर्व बैंक का क्या लेना देना है? यदि आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो तीसरा गलत हो जाएगा। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी को उधार देना, वो तो बैंकों का बैंक है, वो प्राइवेट कंपनी को उधार देने क्यों जाएगा? तो तीसरा और चौथा दोनों गलत हो जाएगा। पांचवा खतरनाक है यहां पर, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। अब यहां पर विद्वानों के दो मत हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इससे रिजर्व बैंक को इनकम होगी, और कुछ विद्वानों का कहना है कि रिजर्व बैंक की जब आप उसको देखोगे आय व्यय के विवरण को, तो इसको उसकी लायबिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है। भाई हम नोट छापते हैं तो हमको खर्चा होता है, आय नहीं होता है। तो 5 को हटा देंगे तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, 5 को जोड़ेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और 5 करेक्ट है। तो देखिए या तो ए सही होगा या बी सही होगा। यहां पर बी और सी नहीं होगा, ए या डी में से एक करेक्ट होगा। मुझको आप जानने के लिए बोलेंगे तो मैं ए के साथ जाना पसंद करूंगा, पहला और दूसरा करेक्ट है। आप अपनी राय और अच्छे से दें, लेकिन हाँ, जो विद्यार्थी पेपर दे के आ चुका उसके हाथ से तो तीर निकल गया, पर जो पेपर देने नहीं जा रहा है, इस तरह से हम प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं तो उसकी स्टडी का रास्ता खुलता है। उसको ये समझ में आता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। ये रट के वो एक बार स्वप्न देख सकता है स्टेट पीएससी। आजकल तो स्टेट पीएससी के क्वेश्चन भी कठिन हो गए हैं, निकाल लूं करके। उसको हर बड़ी चीजों पर गंभीर नॉलेज रखना पड़ेगा। नोट्स बनाइए रिजर्व बैंक पर, एक लाइन का फैक्ट ना लिख करके। अब ये क्वेश्चन नंबर 33, इसको हम बना तो सकते हैं, पर देखिए मैं समझा रहा हूं। यद्यपि प्रश्न बन जाते हैं जीएस के समय सीमा में, लेकिन बहुत लंबा प्रश्न देखे ना तो उसको स्किप करके आगे बढ़े। उसके बाद समय बच जाएगा तो रिवर्स गियर लगा के उस पर आप चिंतन करके उसको भी बनाने का प्रयास करें। आपको इस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। फिलहाल बोलेंगे तो कभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को भी मैं छोड़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था तो मुझको काफी वो उलझन पूर्ण लगा, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज।
जो एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, कृषि से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां, जिसमें लिख रहा है वो लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रिवरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। मतलब हम जो मुर्गी फार्म वगैरह खोल के रखे हैं उसमें हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा भाई। सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एग्रीकल्चर को हम इनकम टैक्स की 1961 वाले अधिनियम के तहत हम उसको कैपिटल एसेट्स के रूप में कंसीडर नहीं करते। तो कृषि तो वैसे कर से मुक्त है, आप जान रहे होंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट सही लगेगा। और पहला जो है, फिर आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, वूल रीयरिंग कर रहे हैं, आप अन्य कई उद्यम चला रहे हैं, तो वो सब आपको सब कुछ टैक्स फ्री नहीं मिलने वाला है, ये मेरा दिमाग कहता है। मेरे अनुसार पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए आंसर क्या ले रहा है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आप भी इस पर अपनी राय जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया हैज जॉइंड अ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। इंडिया ने क्या किया है, मिनरल यानी खनिजों के क्षेत्र से संबंधित है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन की है। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, संसाधन संपन्न देश है भारत, वैसे तो है इन, अब लेकिन देखिए फिर एक्सट्रीम सेंटेंस दे रहा है ना, इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। अब तो पहला काम तो करें, क्रिटिकल मिनरल्स की सूची डालें कमेंट में, और समझिएगा जो 30 जो मिनरल्स हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखा गया है, और भारत में वो सारे के सारे पाए जाते हैं लिख रहा है। तो ऐसा कैसे संभव होगा कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स में से सब भारत में पाए जाते हो? तो दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा खतरनाक जैसा है। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively auction mining lease and कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। ये बिल्कुल सही होगा। कारण क्या है कि जो एक्ट है वो क्रिटिकल मिनरल के लिए ऑक्शन का, लाइसेंस का अधिकार निश्चित रूप से किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल है। तो क्रिटिकल मिनरल पे हमारी केंद्रीय सरकार की क्या होनी चाहिए? मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तो पहला और तीसरा सही है मेरे अनुसार। आंसर भी लिया जा रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आप यदि बॉन्ड, जैसे मैं पहले चर्चा कर रहा था, बॉन्ड और स्टॉक के बारे में जान गए तो क्वेश्चन नंबर 37 बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, एक कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब उसका हमको रिटर्न पाना है, पैसा लगाए हैं तो कुछ ना कुछ पाना भी चाहेंगे। जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। बॉन्ड होल्डर जो है वो लोअर रिस्क में रहते हैं, किसकी तुलना में? स्टॉक होल्डर की तुलना में। यानी किनके पैसे के डूबने का कम खतरा है? बॉन्ड होल्डर के पैसे के डूबने का। किनके पैसे के डूबने का ज्यादा खतरा है? स्टॉक होल्डर के पैसे के डूबने का ज्यादा खतरा है। तो दोनों का अंतर मैं थोड़ी देर पहले ही समझा रहा था। यदि आपने मुझको उधारी पर पैसा दिया है, बॉन्ड खरीदा है या उधारी पे पैसा दिया है, तो मैं जीऊं या मरूं, आप बोलोगे मेरा उधारी वापस करो, तुम डूब गए, तुम्हारी प्रॉब्लम। लेकिन तुमने मेरे साथ पार्टनरशिप जैसा करके इन्वेस्टिंग की है, तो भाई मैं घाटे में जाऊंगा तो अपने पार्टनर्स को पैसा थोड़ी दूंगा मैं। तो यही दोनों का व्यवहारिक अंतर है। परिभाषिक शब्दावली आप इकोनॉमी में देखते रहिएगा। तो एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क। बॉन्ड होल्डर का रिस्क लोअर रहता है, स्टॉक होल्डर का ज्यादा रहता है। पहला स्टेटमेंट 100% सही है। अब उसको हो सकता है व्याख्या करे गए, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। देखिए ये बात क्लियर आ गई। जो बॉन्ड होल्डर रहते हैं वो कंपनी में लेंडर की भूमिका निभाते हैं, उधारी देने वाले होते हैं, और स्टॉक होल्डर किसकी भूमिका निभाते हैं? मालिक की। तो मालिक के लिए भैया जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है।
घाटा होगा तो मालिक घाटा सहेगा, प्रॉफिट होगा तो मालिक प्रॉफिट पाएगा, भले वो बॉन्ड होल्डर से ज्यादा पाएगा, पर घाटे की स्थिति में मालिक को तैयार रहना चाहिए मालिक बनने की कीमत चुकाने के लिए। फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय ए कंपनी। और जब हम रीपेमेंट करेंगे तो पहले बॉन्ड होल्डर वालों को देंगे, स्टॉक होल्डर वालों को बाद में देंगे। जिससे उधारी लिए हैं उसको पहले चुकाएंगे, जो घर के लोग हैं भैया उनको बाद में देगी कंपनी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट देखिए, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट उसको 100% क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे आपसे अभी प्रश्न बने या ना बने, आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए, कंपनी, स्टॉक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अकाउंट अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। मतलब इंडिया इस फील्ड में, समझिए इन्वेस्टमेंट वाले फील्ड में एकदम बूम में जा रहा है। जा तो रहा है, मैं आपको बता ही रहा था, भले मार्केट गिरते उठते रहता है वो तो अलग मुद्दा हुआ, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टर्स, पूंजी लगाने वाले, इस फील्ड में काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं तेजी से। जैसे जैसे लोग नेट से जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग मोबाइल से जुड़ रहे हैं, लोग घर बैठे बैठे डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, उनके पास अकाउंट खुलवाने के लिए लोग आ जा रहे हैं, तो हम तेजी से तो बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वो जनसंख्या अवेयर होते जा रही है। India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some points of time। इसको एग्जैक्ट पढ़िएगा, हांगकांग को हम कई बार पीछे छोड़ते हुए आगे भी निकल जाते हैं। There is, अब तीसरा स्टेटमेंट आई है, there is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of option trading or to act an unregistered financial advisor in this regard। अब यहां पर इस पूरे कार्यक्रम को, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट वगैरह में, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था नहीं है बोल रहा है, तो कैसे बिना नियम कानून की इतनी बड़ी संस्था चल जाएगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चल जाएगा। तो आप यदि गंभीरता से प्रश्नों को समझेंगे तो ये तो मान के चलो तीसरा ऑप्शन कट गया। इसमें कहां कहां तीसरा है, तो देखिए बी में तीसरा है, सी में तीसरा है, डी में तीसरा है। तो जहां 3 है वो गया, बच कौन गया, ए। तो यूपीएससी जितना नॉलेज का खेल है उससे ज्यादा समझ का खेल है। मैं बार बार आपको सिखाने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करती है। क्या है सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब जो बाई प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं उनको हम फिर से रीयूज कर लेते हैं और रीयूज करके उसको हम मतलब वेस्ट से भी हम कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो समझ में तो आ रहा है, यदि ऐसा इकोनॉमी का हम पालन करेंगे जिसमें वेस्टेज कम से कम हो, वेस्टेज को हम रीयूज कर ले, सर्कुलर इकोनॉमी कहलाएगी। उससे पर्यावरण को प्रदूषित होने का खतरा घटेगा। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। वो रॉ मटेरियल के उसको क्या करती है भाई, उसको रिड्यूस करती है, बिल्कुल कम करेगी। समझ ही रहे हम, सर्कुलर इकोनॉमी का काम ही करना, वैसा करना है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में वो वेस्टेज को भी कम करेगी। निश्चित रूप से जो वेस्टेज है उसको तो फिर से वो रीयूज कर रही है, तभी तो उसका नाम सर्कुलर इकोनॉमी है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, तीसरा सही। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। आंसर विल बी ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 को भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए, बस समझ का खेल है। बहुत प्यार से सुनिए क्वेश्चन। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यदि हम कैपिटल रिसिप्ट करना चाहें, पूंजी बनाना चाहे, गवर्नमेंट पैसा कहीं से खींचना चाहे, अपने हाथ में कैश लेना चाहे, तो क्या होगा, तो उससे गवर्नमेंट को या तो लायबिलिटी आएगी या उसका एसेट जो है, परिसंपत्ति जो है वो कम होगा। इसको व्यवहारिक रूप से समझो, अपने आप को गवर्नमेंट मान लो, अपने घर के आप गवर्नमेंट हो। अब आपको पैसा चाहिए, दो तरीका है, या तो आप अपने घर के एक हिस्से को बेच दिए,
ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है समझो। तो ऐसा करने से आपका एसेट क्या हो रहा है, परिसंपत्ति क्या हो रही है, घट रही है। या आप मार्केट से उधारी ले लिए, तो मार्केट से आप उधारी ले रहे हो तो आपकी लायबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ रही है। तो ये पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट पूंजी बनाएगी, मतलब पैसा बनाएगी, तो या तो एसेट्स को बेच के बनाएगी या अपने ऊपर लायबिलिटी लेगी। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2, बारोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। तो हम कैपिटल रिसिप्ट कैसे करेंगे, बारो करके, जैसे बता रहा था, उधारी लेके, या क्या करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके, विनिवेश करके। निवेश का उल्टा, इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा भी सही है। तीसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। अब ये पहले के संदर्भ में तीसरे को आप सही मानोगे करके तीसरे को घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, देखिए तीसरे को, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, गवर्नमेंट लोन देगी जिस पर उसको ब्याज मिलेगा, ये उसके लिए लायबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। मैंने अपना पैसा दिया है दूसरे को, वहां से मैं ब्याज कमा रहा हूं, ये मेरी लायबिलिटी थोड़ी है। मैंने दूसरे से जो पैसा लिया है उस पे मैं ब्याज दे रहा हूं, ये मेरी लायबिलिटी है। तो दो स्टेटमेंट सही लगे, बच्चा तीसरे को ध्यान से ना पढ़ेगा, चकमा खा जाएगा करके तीसरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाया गया। पहला और दूसरा ये स्टेटमेंट सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच गए। अब यहां से क्वेश्चन का फील्ड चेंज हो जा रहा है, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया। अब ये नाटो से संबंधित क्वेश्चन है, और नाटो से संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, नाटो के सदस्य देश को नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा करंट अफेयर में, क्योंकि नाटो को लेकर के ही तो रूस यूक्रेन वार हो रहा है, दुनिया भर की बातें हो रही है। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएं, पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है कि उसकी मेहनत सार्थक हो रही है। आप वीडियो देखते हैं पर कमेंट के नाम पर गिने चुने कुछ कमेंट आते हैं, पता नहीं आपको क्यों टेंशन हो जाता है। इससे मुझको ऐसा लगता है कि आप आखिरी तक भी नहीं देखते हैं। तो इसे मनोरंजन या टाइम पास वाले वीडियो की श्रेणी में मत रखें, इसे गंभीरता से पढ़ाई की श्रेणी में रखें और पढ़ें। ऑल द बेस्ट।